Human beings, through their negligence, ignorance, or greed, can accelerate soil degradation and, through scientific management, improve its qualities. जो मानव होता है वो उनकी नेग्लिजेंस मतलब उसकी तरफ ध्यान ही न देना, इग्नोरेंस इग्नोर करना, और ग्रीड लालच की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन को बढ़ावा दे सकता है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट से सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। A soil scientist has to understand both the human-made and the natural soil processes and develop strategies for appropriate remedial action to meet the needs of the society or the current managers of the land। एक जो सोइल साइंटिस्ट मृदा वैज्ञानिक होता है वो मानव निर्मित व प्राकृतिक मृदा क्रियाओं और मानव जनित व प्राकृतिक मृदा क्रियाओं को समझ सकता है और डेवलप स्ट्रेटेजी रणनीति विकसित कर सकता है। किसके लिए? फॉर अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। समाज की जो ज़रूरतें हैं मतलब ज़मीन से उनकी जो ज़रूरतें हैं, रेमेडियल एक्शन उनके सुधार के लिए जो कार्य कर सकता है उनके लिए रणनीति विकसित कर सकता है। और द करंट मैनेजर्स ऑफ द लैंड, जो ज़मीन के जो करंट मैनेजर जो उसको देख रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, उनके लिए भी स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकता है। सोइल साइंस प्रोवाइड्स द आई एंड ईयर्स टू द सोसाइटी इन ट्रांसलेटिंग व्हाट आर आइडियलिस्टिक ड्रीमर्स एंड विजन एज टू यूटोपियन सोसाइटी इन टू द रियलिटी ऑफ व्हाट नेचर विल अलाउ। सोइल साइंस समाज को आंखें व कान प्रदान करती है। किसके लिए? इन ट्रांसलेटिंग व्हाट आर आइडियलिस्टिक ड्रीमर एंड विजन एज द यूटोपियन सोसाइटी इनटू द रियलिटी ऑफ व्हाट नेचर विल अलाउ। जो नेचर जो अलाउ करती है उसके लिए समाज को वो एक विजन दे सकता है, जो एक अच्छा विजन होता है वो दे सकता है। सोइल साइंटिस्ट मस्ट नो सोइल, सोइल मृदा वैज्ञानिक मृदा को जानना चाहिए। अंडरस्टैंड इट्स पोटेंशियल, इसका जो सामर्थ्य है उसको समझना चाहिए। एंड लिमिटेशंस, और उसकी क्या लिमिटेशंस है कि ज़मीन में अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकता। किसके लिए? टू आंसर द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो ये नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं इनका उत्तर देने के लिए वो ये सब चीज़ें जानता है और दूसरों को भी बता सकता है। अब ये प्रश्न कौन कौन से हैं? व्हाट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन सॉइल? कैरिंग कैपेसिटी मतलब वो उसमें क्या अपन कर सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी से मतलब हुआ कि उससे कितनी हद तक या कितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं, फसलें हो सकते हैं, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब चीज़ें। व्हाट इज़ इट्स प्रोडक्टिविटी, कि उसकी प्रोडक्टिविटी होता है कि एक निश्चित एरिया में कितना उत्पादन हो रहा है। जैसे 1 बीघा में कितनी उपज हो रही है, गेहूँ कितना हो रहा है, सरसों कितनी हो रही है या अन्य फसलें कितनी हो रही है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो इन प्रश्नों का जवाब भी मिल सकता है। हाउ शुड वी रियलाइज़ द पोटेंशियल ऑफ ए सोइल एंड हाउ शुड वी रिमूव इट्स कॉन्स्टेंट्स, कि हम मृदा के सामर्थ्य को कैसे रियलाइज महसूस कर सकते हैं या करना चाहिए। एंड हाउ शुड वी रिमूव इट्स कंस्ट्रेंट्स, इसकी बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हाउ कैन वन प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन, कोई मृदा का जो अपघटन होता है उसको कैसे रोक सकता है, प्रिवेंट यानी रोकना। एंड रीस्टोर इट्स प्रोडक्टिविटी, और इसकी उत्पादकता को रीस्टोर मतलब दोबारा से स्थापित कर सकता है। जैसे कई ज़मीनें खराब हो जाती हैं तो उनको वापस से सुधार सकता। जो द रिलेशनशिप ऑफ सोइल एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी इज इंटीमेट एंड डिपेंड्स ऑन द सोइल क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट। जो मृदा, पर्यावरण व समाज की जो रिलेशनशिप जो संबंध है वो इंटीमेट यानी गहरा है। एंड डिपेंड ऑन सोइल क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट, और ये मृदा की गुणवत्ता और इसके प्रबंधन के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है।
Those who develop the concepts, the science and the facts about this thin skin, वो जो डेवलप करता है, विकसित करता है कंसेप्ट, द साइंस एंड द फैक्ट्स अबाउट दिस थिन स्किन, वह विज्ञान और जो तथ्य हैं इस किसके बारे में, थिन स्किन दैट इंटरस्पेसेस द लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब लिथोस्फीयर किसको कहेंगे, अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो ज़मीन का ऊपरी हिस्सा है उसको बोलेंगे अपन लिथोस्फीयर, एंड एटमॉस्फेयर जो ज़मीन की ऊपर मतलब वातावरण या वायुमंडल। जो लिथोस्फीयर और वातावरण के बीच जो थिन स्किन है, दोनों के बीच में इंटरस्पेसेज मतलब दोनों के बीच में जो थिन स्किन है जिसको हम सोइल बोलते हैं, उसके बारे में कंसेप्ट की बात हो रही है। एंड हेल्प मैनेज इट, एंड उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। ऑफ्टन कंट्रोल द फैट ऑफ सोसाइटल विजनरीज, वो समाज के विजनरी मतलब जो देख सकते हैं किसको, भाग्य को, जो समाज के भाग्य को देख सकते हैं उनके को कंट्रोल कर सकता है। अब इसके बारे में ऐसे नहीं है समाज की, सोसाइटी की बात हो रही है, ये मर्दा के संबंध में सोसाइटी की बात हो रही है। इसके बाद है द लॉ ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आई आर इन वायोलेबल। वायोलेबल का मतलब हुआ जिनका उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनमें जो नियम होते हैं, लॉ नियम, इनमें जो नियम होते हैं वो उनका उल्लंघन नहीं हो सकता। और मर्दा को मैनेज करने में, मर्दा का प्रबंधन करने में सोसाइटी इन नियमों को किस तरह उपयोग लेती है या यूज़ करती है, वो निर्धारित करता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तब कितना अपने को रिटर्न मिलेगा, किसमें, इन सोइल मैनेजमेंट एंड इट्स यूज। मतलब ये हुआ कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नियमों का प्रयोग करते हुए मिट्टी को किस तरह हम काम में लेंगे, उससे हमारा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न। अब आगे आता है सोइल इज एन इंटरफेस ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड। टेरेस्ट्रियल मतलब हो गया टेरिटरी को देखते हैं तो टेरेस्ट्रियल की तरह मतलब प्राकृतिक जो संसार है उसमें जो ऑर्गेनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक जो रसायन है। अब कार्बनिक और अकार्बनिक रासायनिक कई तत्व हैं, उनमें क्या करता है, मिट्टी क्या करती है, वातावरण से नाइट्रोजन व कार्बन को कंबाइन करती है, किसके साथ, विद द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मिनरल लिथोस्फेयर, जो खनिजों का जो लिथोस्फेयर है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट की जो ऊपरी सतह है उसमें जो मिनरल्स हैं उनको वातावरण के नाइट्रोजन और कार्बन के साथ कंबाइन करता है मतलब जोड़ता है। वाया द ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा जोड़ता है, ऑर्गेनिज्म एंकर्ड इन द सोइल, जो मृदा के जो अंदर ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं उनके द्वारा। इंटरसेप्टिंग एनर्जी ऑफ द सन, जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको इंटरसेप्ट करता है मतलब सोखता, उनके साथ उनको उनको भी जोड़ता है। एंड मॉइस्चर फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कौन सा हुआ, जलमंडल। तो जलमंडल में जल है, जल अपन जानते हैं कि वातावरण में भी जल वाष्प के रूप में जल विद्यमान रहता है। अब मिट्टी ने क्या किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो तत्व थे वातावरण से नाइट्रोजन और कार्बन थे और लिथोस्फीयर से मिनरल एलिमेंट्स थे, ठीक है, इनको किससे कंबाइन किया, सूर्य की एनर्जी के साथ और जलमंडल की जलवाष्प के साथ, इनको कंबाइन करता है सब चीज़ों को। या केवल पहाड़ ही पहाड़ है या कंकर पत्थर है, कि वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने खोजा कि वहाँ पे मिट्टी है कि नहीं है, जीवन है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, और ब्रॉट विद देम सॉइल सैंपल्स, और जो मर्दा नमूने थे चांद के वो अपने साथ लाए, किस लिए लाए, टू मेक डिटेल्ड स्टडीज फॉर एन एविडेंस ऑफ लाइफ, कि वहाँ पे जीवन का कोई सबूत है क्या,
जैसे पहले कोई जीव जंतु रहा हो या कोई पेड़ पौधा उगा हो, या उस मिट्टी में जीव जंतु पनप सकते हैं क्या, पेड़ पौधे पनप सकते हैं क्या। To understand and rationalize the use and management of soil, the soil scientists, especially pedologists, have been developing methods of soil survey and classification of soils. To understand and rationalize, समझने के लिए और उनको जो उनका प्रयोग है उसको राशनलाइज करने के लिए, और मृदाओं का प्रबंधन करने के लिए। मृदा वैज्ञानिक, उनमें भी विशेषकर पेडोलॉजिस्ट है। पेडोलॉजिस्ट कौन है? मृदा विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है पेडोलॉजी और दूसरी है इडेफोलॉजी। जो पेडोलॉजी होती है वो तो केवल ज़मीन के कंकर पत्थर, सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल सर्वे, इनके बारे में बात करती है। और जबकि इडेफोलॉजी क्या करती है? इडेफोलॉजी बात करती है कि जो मृदा का पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के साथ संबंध है उसके बारे में बात करती है इडेफोलॉजी। तो जो पेडोलॉजिस्ट हैं, जो कि मृदा से संबंध के बारे में बात नहीं करते, वो क्या करते हैं? उन्होंने कई मेथड डेवलप किए, जैसे सोइल सर्वे और क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स, मृदा का वर्गीकरण करने के और मृदा का सर्वेक्षण करने के कई तरीके विकसित किए उन्होंने। ए वाइडली यूज सिस्टम इज द सोइल टैक्सोनॉमी डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हमारे यहाँ पे ICR है, या राज्य की बात करें तो जैसे राज्य सरकार का कृषि विभाग है, वैसे अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। तो उसने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको हम कहते हैं सोइल टैक्सोनॉमी। इंडियन सोइल साइंटिस्ट यूजिंग द सेम सिस्टम, जो भारतीय मृदा वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेम सिस्टम फॉलो करके मैप किया, मतलब उनको नक्शे बनाए, एंड क्लासीफाई देयर सोइल्स, मृदाओं का वर्गीकरण किया। मतलब जो भारत के मृदा वैज्ञानिक थे उन्होंने वैसा ही उनसे सीख के या उनको देख के उन्होंने भी वैसे ही तरीके डेवलप किए, मैप बनाए और मृदाओं को वर्गीकृत किया। इंडिया इज वर्चुअली ए म्यूजियम ऑफ सोइल्स। अब म्यूजियम क्या होता है? जहाँ अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरह के कुछ भी, जैसे किसी भी चीज़ का म्यूजियम है तो वो अलग अलग पार्ट में कैसा है। जैसे मिट्टी की बात कर रहे हैं अपन, तो मिट्टी कहीं पे काली है, कहीं पे पीली है, कहीं लाल है, कहीं कैसी दोमट है, कहीं जलोढ़ है, कहीं पे लवणी है, कहीं पे सारी है। तो इंडिया इज वर्चुअली ए म्यूजियम ऑफ सोइल्स, मतलब ऑफ द वर्ल्ड। जो संसार की मृदाएं हैं उनके लिए इंडिया एक म्यूजियम है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सब तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। एज ऑलमोस्ट ऑल द सोइल ऑर्डर्स, जो सोइल टैक्सोनॉमी में आते हैं, सोइल ऑर्डर क्लासिफाइड इन द वर्ल्ड, तो संसार में जितने भी सोइल ऑर्डर क्लासिफाइड हैं वो सारे के सारे इंडिया में पाए जाते हैं, आर फाउंड इन इंडिया। द नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये एक इंस्टीट्यूट है नेशनल, जिसको हम शॉर्ट में NBSS एंड LUP भी बोलते हैं। वो जो मृदा की जो सूचनाएं होती हैं देश में, उन सब का रिपोजिटरी है। मतलब वो एक नोडल संस्था है जो देश में मृदा की सारी सूचनाओं को इकट्ठा करने का काम करती है। अब ब्यूरो ने क्या किया है? जैसे इंडिया में जैसे 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, वैसे ही नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने इंडिया को 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, मतलब कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, और 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स, कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में वर्गीकृत कर रखा है। अब किसी जगह का या किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले उसका वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो उसने वर्गीकरण कर रखा है, 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स बना रखे हैं और 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स बना रखे हैं। 20 तो मेन हो गए और फिर उन 20 को बांट रखा है, तो टोटल हुए 60 सब रीजन्स में डेवलप कर रखा है। बाय इंटीग्रेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द सॉइल्स, अब वो क्या करता है कि जो भी मृदा की उसकी फिजियोग्राफी,
वो मतलब भौतिक रूप से कैसी दिखती है, क्लाइमेट कैसा है, इफ़ेक्टिव प्लांट ग्रोथ पीरियड कितना है वहाँ पे। जैसे फसल 3 महीने की होती है, मतलब 3 महीने उग सकती है या 4 महीने उग सकती है। पानी ज़्यादा है तो लंबे टाइम उगेगी, अगर पानी ही अवेलेबल नहीं है तो 2-1 महीने के लगभग उग पाती है वो। तो वो सारी सूचनाओं को इंटीग्रेट करता है ये। इंटीग्रेट मतलब एक जगह इकट्ठी करता है। दिस इज़ ए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर लैंड यूज़ प्लानिंग एंड सोइल मैनेजमेंट एंड यूज़। जो ये सूचना इकट्ठी करता है, वो लैंड यूज़ प्लानिंग और सोइल मृदा प्रबंधन और उसके प्रयोगों के बारे में प्रयोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब सभ्यताओं का सूर्योदय होने लगा। डॉन मतलब सूर्योदय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। जब से सभ्यताओं का विकास होना चालू हुआ, तब से मैंस इंटरेस्ट इन सोइल्स हैज बीन टू प्रोड्यूस। आदमी का इंटरेस्ट किस में है? टू प्रोड्यूस, उत्पादन करने में। किसका? फूड, फाइबर, फ्यूल, टिम्बर। बट इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आज के ज़माने में, आधुनिक युग में, बिसाइड्स द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की बढ़ती डिमांड, ग्रोइंग डिमांड, बढ़ती डिमांड, बिसाइड्स मतलब बावजूद, ऑफ सोसाइटी फॉर दीज प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि उनकी डिमांड ख़त्म हो गई, क्योंकि फूड अभी भी चाहिए, फाइबर अभी भी चाहिए, फ्यूल अभी भी चाहिए, टिम्बर अभी भी चाहिए, सब चीज़ों का यूज है। लेकिन क्या बढ़ गया? द यूज ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्री, उद्योग धंधे लगाने के लिए ज़मीन का उपयोग बढ़ गया। सिविक पर्पजेज, सिविक पर्पजेज मतलब जैसे मकान बनाने के लिए हो गया, रोड बनाने के लिए हो गया, एयरपोर्ट बनाने के लिए हो गया, हैबिटेशंस निवास स्थान बनाने के लिए हो गया, इज आल्सो इंक्रीजिंग, वो भी बढ़ रहा है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ सोइल डिग्रेडेशन, सोइल डिग्रेडेशन मृदा अपघटन, मृदा अपघटन की प्रॉब्लम आर अज्यूमिंग ग्रेटर डायमेंशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। मृदा अपघटन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। प्राइम लैंड्स आर गोइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल यूज, जो मुख्य मुख्य जैसे खेत हुआ करते थे जिन शहरों के आसपास, अब उन शहरों के आसपास वो खेत वहाँ पे खेती नहीं करते, वहाँ पे बिल्डिंगें बन गई, उद्योग धंधे लग गए। एंड मार्जिनल लैंड्स, मार्जिनल का मतलब होता है जो कमज़ोर थी, या सीमांत होता है मार्जिनल का मतलब। लेकिन जो सीमांत बोलेंगे कि जो कम क्वालिटी की थी, मार्जिनल लैंड्स आर कमिंग अंडर द इमर्जिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और जो खराब मृदाएँ थी, जैसे कोई बंजर ज़मीन थी, उनको अब सुधारेंगे। किसके लिए? इमर्जिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, समाज की नीड्स, ज़रूरतें इमर्जिंग बढ़ रही हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। जब वो खेत ख़त्म हो गए शहरों के पास वाले, तो बंजर ज़मीनों को सुधार के उनमें खेती करेंगे, खेती तो करनी पड़ेगी। थस द डिमांड ऑन सोइल साइंटिस्ट एक्सपर्टाइज इज बिकमिंग टू वाइड। अब जब खराब ज़मीनों को सुधारेंगे तो सोइल साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़ेगी। टू वाइड, बहुत ही बढ़ चुकी है। एंड टू डिफ़िकल्ट, और कठिनता भी है ही इसमें, क्योंकि खराब ज़मीनों को सुधारना कोई ईज़ी काम थोड़ी है। ही सी इज़ एक्सपेक्टेड टू रेस्पॉन्ड टू मैन्स एवर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नीड्स एंड रेस्पॉन्ड टू मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। आदमी की अब जो मृदा वैज्ञानिक होता है, उससे आशा की जाती है किसकी? कि आदमी का जो हमेशा बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एंड और जो मोस्ट चैलेंजिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग मतलब कठिन टास्क है, काम है। तो तो जैसे मृदा को ये सुधारेंगे, तो आदमी की डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी मृदा वैज्ञानिक से काफ़ी बढ़ रही है। थस ए शिफ्ट इन पैराडिज्म ऑफ सोइल साइंस, जो ये शिफ्ट हो रहा है सोइल साइंस का, जो क्षेत्र है या फिर उसकी जो ज़रूरत है, उसमें जो शिफ्ट हो रहा है, जैसे पहले कम ज़रूरत थी, ज़मीनें सही थी, तो अब खराब ज़मीनों को सुधारेंगे तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये शिफ्ट हो रहा है, बदल रहा है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एजुकेशन हैज़ बिकम नेसेसरी टू मीट द डिमांड्स ऑफ द टाइम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सूचना
तकनीकी है, रिसर्च अनुसंधान है और शिक्षा है, वो आवश्यक हो गए हैं। किसके लिए? टू मीट द डिमांड्स ऑफ द टाइम, समय की माँग को देखते हुए, एंड ऑफ द सिचुएशन, और परिस्थितियों को देखते हुए। अब जैसे विज्ञान में भी काफ़ी उस विकास हुआ है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, स्पेस, अंतरिक्ष तकनीकी, एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत एडवांसमेंट हुए हैं। एंड मॉडलिंग टेक्निक्स हैव देयर इम्पैक्ट ऑन सोइल साइंस। और मॉडलिंग तकनीकी भी विकसित हुई हैं, तो उनका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है सोइल साइंस में एंड सोइल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पे। एंड मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन बिकम्स इन, इस तरह से एक जो एजुकेशन थी, मृदा विज्ञान की जो एजुकेशन थी, उसमें मेजर शिफ्ट है, मुख्य परिवर्तन हुआ है। सिंस सोइल इज ए पाइवटल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स मैनेजमेंट हैज़ टू बी फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द इको फ्रेंडली टेक्निक्स। मृदा एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। इट्स मैनेजमेंट हैज़ टू बी फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द इको फ्रेंडली टेक्निक्स। अब जब प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधनों के लिए इको फ्रेंडली टेक्निक्स, इको मतलब इकोलॉजी, पारिस्थितिकी फ्रेंडली मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, उसको फ़ायदा पहुंचाए, वो ऐसी तकनीकों की ज़रूरत पड़ेगी मृदा विज्ञान में भी। इट इज़ नो सरप्राइज दैट मैनी रिसर्च एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर मेकिंग सोइल साइंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम। इट इज़ नो सरप्राइज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई अनुसंधान और शैक्षिक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है या संस्थाएं हैं, वो सोइल साइंस को इंटीग्रल पार्ट मतलब एकीकृत हिस्सा बना रही है। किसका? नेचुरल रिसोर्स एजुकेशन, प्राकृतिक संसाधन शिक्षा व अनुसंधान तंत्रों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना रही हैं।